वेलकम एवरीबॉडी। लास्ट टाइम संडे को मैं काफी बिजी था तो मैं क्लास नहीं ले पाया। लास्ट क्वेश्चन में मैंने परसेंटेज स्टार्ट करी थी, तो उसके जो लास्ट क्वेश्चन थे उसमें कुछ कैलकुलेशन जो मिस्टेक्स में भी हो सकती है, तो उसको आप करेक्ट कर लेंगे। आज मैं कोशिश करूंगा परसेंटेज पूरा कवर अप कर लूं। अगर परसेंटेज हो जाता है कवर अप तो फिर मैं कोडिंग डिकोडिंग स्टार्ट करूंगा। कोडिंग डिकोडिंग काफी आसान है, अगर आपने अल्फाबेटिकल पोजीशंस याद कर ली है तो सबके लिए इजी होगा और काफी सिंपल है। मैं स्टार्ट करूंगा आज परसेंटेज, तो सब लोग तैयार होंगे। और मैंने कुछ मटेरियल शेयर किए थे, आई थिंक आपको मिल गए होंगे। कुछ तो मैथ्स के क्वेश्चन होंगे और कुछ सॉल्यूशंस चैप्टर के हिसाब से होंगे परसेंटेज। तो आप लोगों ने अगर तैयार करी होगी तो बहुत इजी होगा समझने में। आई थिंक सब लोगों ने स्टडी करनी होगी। तो आगे मैं इसको प्रोसीड करता हूँ, सब लोग ध्यान से देखेंगे और आज मैं इसको फाइनलाइज कर दूंगा। तो एक क्वेश्चन है कि किसी संख्या में 10 घटाने पर वो घटकर अपना 75% रह जाती है, तो संख्या क्या है? तो क्वेश्चंस को सबसे पहले हमें समझना होगा, क्योंकि हमें टाइम भी बचाना है और कम से कम समय में क्वेश्चंस को रिजॉल्व करना है। तो किसी संख्या में 10 घटाने पर वो घटकर 75% रह जाती है। 75% रह जाती है, इसका मतलब है कि उसका 25% चला गया। 25% गया तभी तो 75% बचा ना। तो 25% कहाँ चला गया? क्योंकि 10 घटाए हैं, तो 10 घटाने पर वह 75% रह जाती है। इसका मतलब 10 जो घटा वो 25% को लेके चला गया। इसका मतलब यह है कि जो 25% है वही 10 है। तो सिंपल है, the value of 25% is 10। क्लियर है? बहुत सिंपल है कि 10 घटाने पर 75% रह गया का मतलब है कि अब 75% ही बचा है। इसका मतलब 25% उसका खत्म हो गया, निकल गया। वो निकला क्यों? क्योंकि 10 हमने निकाल दिया था। तो 10 जो निकला वो 25 को लेके निकला। तो संख्या क्या है? मैंने पिछले क्लास में बताया था कि संख्या का मतलब होता है हमेशा 100%। 100% हम लोग कंपेयर करेंगे। मैंने ये भी बताया था, कंपेयर हम लोग राइट लेफ्ट दाएं बाएं और ऊपर नीचे करते हैं। तो दाएं बाएं में कनेक्शन नहीं फिट हो रहा है तो ऊपर नीचे करेंगे। ये चौगुना है, 4 टाइम्स है, तो हम इसे भी 4 टाइम्स कर लेंगे। 40 काफी सिंपल है। इसको अलग तरीके से भी क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। आपको केवल शब्दों को पकड़ना है। कई बार गलतियां हो जाती है, क्वेश्चंस को आप समझ नहीं पाते हैं। सिंपल 75% बराबर 10 भी कर सकते हैं लोग, अगर उसको डेली क्वेश्चंस को अगर हम एनालाइज नहीं करते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चंस को हमें पकड़ना है, उसके शब्दों को पकड़ना है कि वो कहना क्या चाह रहा है। क्योंकि आपके जो आंसर्स हैं वो क्वेश्चन से ही बनेंगे। क्वेश्चन में जो इंफॉर्मेशन दी गई है वही आंसर होगा। उसी को इस्तेमाल करते हुए हमें सॉल्यूशन करना है। तो ये हो गया। ये लास्ट क्लास में भी मैंने इसमें कुछ चीजें बताई थी आपको। अब ये फाइनल हो गया। अब हम लोग बिल्कुल नए तरीके से क्वेश्चंस को देखेंगे, जो ज्यादा जो क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं। वो बेसिक था काफी, अब आगे बढ़ते हैं। आप लोगों ने अगर क्वेश्चंस पढ़े होंगे मैंने दिए हुए, तो वो सारे क्वेश्चन कवर मैं आज कर लूंगा। काफी इजी तरीके से आप समझेंगे। ये आप टाइप अपना नोट कर लेंगे। टाइप टोटल 25 टाइप्स है। वो कहने को टाइप है 25, लेकिन और भी ज्यादा या कम हो सकता है। ज्यादा ही होंगे, कम नहीं होंगे। तो वो टाइप हो सकता है मैं 5वां लिखूं, 6ठा लिखूं, हो सकता है वो 10वां हो। तो टाइप आपने अलग अलग, जब आप नोट्स करेंगे, नोट्स जरूर बनाएंगे आप। नोट्स बनाने का फायदा ये होता है जब आप टीचिंग करेंगे या रिवीजन करेंगे तो उसको आप पलट के देख सकते हैं कि इसमें कौन सा कॉन्सेप्ट लगा क्वेश्चन। तो आपके लिए काफी फ्रूटफुल होगा, आप ये जरूर करें। क्वेश्चन है, एक्स यदि वाई से 20% अधिक है तो
वाई एक्स से कितना प्रतिशत कम होगा। काफी पॉपुलर क्वेश्चन है ये। इसमें एक्स वाई की जगह में कुछ भी हो सकता है, नाम भी हो सकता है, एबीसीडी कुछ भी हो सकता है। तो हमें ये कंपैरिजन करना पड़ता है, एक का कंपैरिजन दिया रहेगा, दूसरे का आपने निकालना है। तो परसेंटेज में मैंने पहले कहा था जो बेस होता है वो 100 होता है, 100 से ही हम हमेशा कंपैरिजन करते हैं। तो इसके बनाने के दो तरीके हैं, ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें 3-4 तरह के क्वेश्चन आएंगे, वो इसी पैटर्न पे बनेंगे। तो आप जब बनाएंगे तो याद आ जाएगा कि इस वाले क्वेश्चंस को हम लोग किस तरीके से सॉल्व करना है। ये मैं लिख रहा हूँ लेकिन लिखना नहीं है, आपने मेंटल कैलकुलेशन करनी है, क्योंकि आप प्रैक्टिस कर चुके हैं, सारी चीजें आपको पता है, और आपने टेबल्स वगैरह भी याद करनी है, तो कैलकुलेशन आपके माइंड में होनी चाहिए, लिखना नहीं है। यस प्लीज। तो x y से 20% अधिक है, ये x हो गया, ये y हो गया। तो हमने कहा था कि परसेंटेज का क्वेश्चन जब भी सॉल्व करेंगे हम लोग 100 को बेस लेंगे। तो x ज्यादा है, y से ज्यादा है ना x, तो y अगर 100 है तो ये हो जाएगा 20% ज्यादा तो 120। ये बेस चीजें हैं, सबको पता होगी। अब हमें कंपैरिजन करना है, एक ज्यादा है तो दूसरा कम होगा, ये क्लियर है, ये तो ऑटोमेटिक होता है, एक अगर ज्यादा है तो दूसरा उससे कम होगा। लेकिन हमें कंपैरिजन करना है परसेंटेज के टर्म में। तो परसेंटेज के टर्म में क्या है, y कहता है y x से कितना प्रतिशत कम होगा। तो हमें हमेशा याद रखना है, कॉमन ट्रिक है ये, कॉमन कॉन्सेप्ट है कि किसी भी चीज का अगर परसेंटेज निकालना हो, किसी भी चीज का परसेंटेज निकालना हो, तो वह चीज जो होगी 100 से गुना करेंगे। अगर कमी का प्रतिशत निकालना है तो कमी गुना 100, अगर ज्यादा का प्रतिशत निकालना है वृद्धि का तो वृद्धि गुना 100, लाभ का प्रतिशत निकालना है तो लाभ गुना 100, अगर हानि का परसेंटेज निकालना है तो हानि गुना 100। तो जिस किसी भी चीज का परसेंटेज निकालना हो उतना गुना 100। अब नीचे क्या आएगा, नीचे ही आपको दिमाग लगाना है कि नीचे हम लोग बेस क्या देते। तो सिंपल है, जिससे हम कंपैरिजन करना चाहते हैं वो वाली डिजिट हम नीचे रखें, तो ये होगा बेस, आधार। आखिर हम कंपैरिजन हम किससे कर रहे हैं, तो इस वाले क्वेश्चंस को देखेंगे तो पता चल जाएगा। अब हमें निकालना है y x से कितना प्रतिशत कम हो, प्रतिशत कमी मांग रहा है ना ये, प्रतिशत कमी का मतलब हो जाएगा कमी गुना 100। तो इन दोनों में कमी कितनी है, कितने की है, ये 100 है 120 है, तो y कितना कम है, 20 कम है, तो 20 गुना 100। तुलना हम किससे कर रहे हैं ये देखना, कंपैरिजन हम किससे कर रहे हैं, y x से कितना परसेंट कम होगा। हमारी यहाँ जो तुलना है, कंपैरिजन है, वो y की तुलना x के साथ है, तो जिससे हम कंपैरिजन करते हैं वही बेस होता है। ये 120 हम इसको फॉर्मूले के तौर पे भी लिख सकते थे, लेकिन फॉर्मूला कई बार स्केप हो जाता है। अगर आपके पास कॉन्सेप्ट है तो आप इसको स्केप नहीं करेंगे। फॉर्मूला तो मैं आपको शेयर कर चुका हूँ, उसमें नोट्स में मिल जाएंगे आपको, लेकिन हमें कॉन्सेप्ट समझना है। इसको हम लॉन्ग में भी बना सकते हैं लिखते हुए, लेकिन कॉन्सेप्ट आप पहुंचेंगे अंत में यही। तो इसको अगर हम करेंगे तो 16/2/3% इसका आ जाएगा। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, आप इस वाले कॉन्सेप्ट को दिमाग में सेट कर लें। किसी भी चीज का प्रतिशत निकालना हो, प्रतिशत वो चीज गुना 100, और जो हम कंपैरिजन करते हैं उसको हमेशा नीचे रखते हैं, बेस जिससे हम तुलना कर रहे हैं, क्योंकि y की तुलना हम x से कर रहे हैं, तो यहाँ इसलिए नीचे x, तुलना जिससे करते हैं उसको नीचे रखते हैं। क्लियर है, काफी सिंपल है।
इसमें उल्टा भी हो जाएगा, उल्टा अगर कम है तो ज्यादा, ज्यादा है तो कम। तो इसके लिए सिंपल सा फॉर्मूला है, प्रतिशत वृद्धि या कमी, कमी या वृद्धि, जो भी चीज है गुना 100 बटे बेस, जो बेस होगा, जो मैं आपको बता चुका हूं, जिससे हम तुलना कर रहे हैं। तो सिंपल है। अब मैं दूसरा क्वेश्चन कराने जा रहा हूँ, इसी पैटर्न पे बनेगा, लेकिन क्वेश्चन का फॉर्मेट बिल्कुल अलग है। काफी इंपॉर्टेंट है, काफी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं इस तरह के। किसी आयत की किसी आयत रेक्टेंगल की लंबाई में अगर 25% की वृद्धि कर दो, लंबाई को हमने आगे बढ़ा दिया, 25% आगे बढ़ा दिया, तो चौड़ाई में कितना परसेंट की कमी करें, उसका क्षेत्रफल में कोई परिवर्तन नहीं, क्षेत्रफल उसका यथावत रहे। तो बिल्कुल उस वाले क्वेश्चन से देखने में अलग लगता है, सुनने में भी अलग है कॉन्सेप्ट, लेकिन इसका बिल्कुल सेम, क्योंकि इसका ओवरऑल एरिया जो है, क्षेत्रफल है, जब मैं क्षेत्रफल पढ़ाऊंगा मेंसुरेशन उसमें बताऊंगा काफी इसी तरीके से तो आप समझेंगे। तो क्षेत्रफल चूंकि चेंज नहीं करना है, तो एक को बढ़ाना है तो दूसरे को घटाएंगे, और एक को घटा रहे हैं तो दूसरे को बढ़ाएंगे, यानी एक घटेगा तो दूसरा बढ़ेगा, 2 डायमेंशनल चीज है। तो एक बढ़ाएंगे तो दूसरा घटेगा, एक को घटाएंगे तो दूसरा बढ़ेगा, तभी उसका एरिया में कोई चेंज नहीं होगा। इसमें सिंपल है, हमें कीवर्ड पकड़ना है कि 25% की वृद्धि कर दी गई, तो इसी कीवर्ड को लेना है, 25 वृद्धि गुना 100। अब वृद्धि कर दी गई है तो 125 यहाँ लेंगे, इसको मैं समझा रहा हूँ, काफी इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, इस तरह के काफी क्वेश्चन आते हैं। अगर किसी आयत की लंबाई में, आयत का लंबाई और चौड़ाई, मान लेते हैं लंबाई 100 है, चौड़ाई भी 100 हम लोग इसलिए लेते हैं क्योंकि कैलकुलेशन इजी हो जाता है परसेंटेज के सवाल में। तो इसका एरिया, क्षेत्रफल कितना हो जाए, लंबाई गुना चौड़ाई होता है। अब ये कह रहा है कि आयत की लंबाई में 25% की वृद्धि कर दी जाए, लंबाई हो गई 125%। अब चौड़ाई बचा है, चौड़ाई का पता नहीं है, चौड़ाई में कितने परसेंट की कमी कर दे, क्षेत्रफल बराबर है, क्षेत्रफल में कोई चेंज नहीं। अगर आपको लंबाई पता है, क्षेत्रफल पता है, तो आप चौड़ाई निकाल सकते हैं, इससे डिवाइड हो, तो आपकी जब चौड़ाई निकल जाएगी तो आप इस पहले वाली चौड़ाई से कंपैरिजन आप कर सकते हैं। नेचुरली चौड़ाई जो है इसकी निकलेगी आपको, इसको अगर हम सॉल्यूशन करेंगे तो ये चौड़ाई जब निकालेंगे तो 80 आ जाएगी, तो ऊपर से आप कंपैरिजन कर सकते हैं।
कि 20% जो है कमी हो जाएगी। तो इसका सिंपल सा फॉर्मूला है जो मैंने पहले बताया, वृद्धि है तो प्लस होगा, कमी है तो माइनस होगा। तो जिस चीज का परसेंटेज निकालना उतना गुना 100 बटे बेस, जो हम तुलना कर रहे हैं चूंकि वृद्धि हो रही है तो इसमें 25% की वृद्धि हो रही है तो 125, अगर 25% की कमी हो रही होती तो यहाँ 75 हो जाता। तो इस चीज को ध्यान में रखना है आपने, ये वाला चीज पकड़ना है। वृद्धि है तो बढ़ा देंगे, कमी है तो यहाँ घटा देंगे। तो बढ़ाएंगे घटाएंगे किसमें, क्योंकि परसेंटेज हम बना रहे हैं तो 100 से ही हमेशा बढ़ाएंगे या घटाएंगे। क्योंकि वृद्धि हो रही तो 125, कमी होती तो 75, और ऊपर तो वही होगा जितना दिया हुआ उतना गुना 100। तो काफी सिंपल है, आप ये कैलकुलेशन आपको मन में करना है क्योंकि ये सिंपल कैलकुलेशन है। अगर कोई कॉम्प्लिकेटेड कैलकुलेशन है तो आप कलम टच कर सकते हैं, लेकिन छोटी छोटी कैलकुलेशन आपको माइंड में करनी है। इसके पीछे एक रीजन और भी है, क्योंकि आपके पास नीचे ऑप्शंस भी होते हैं, ऑप्शन से भी कई बार आइडिया हो जाता है। तो आप माइंड में करेंगे कि इस तरह कैलकुलेशन ये करेंगे तो ये है, वो जब आप बनाएंगे प्रैक्टिस करेंगे तो वो ऑटोमेटिक जो है इंटरप्रेट होगा आपने। तो ये वाला, इसी में अगर मैं कमी कर दूं, अब इसको थोड़ा चेंज करते हैं क्वेश्चंस को, लंबाई चौड़ाई आयत वाला से निकल के हम लोग दूसरे पैटर्न के चलते हैं। पैटर्न यही है, पंखे के मूल्य में बड़ा सिंपल से क्वेश्चन है। पंखे के मूल्य में 10% की वृद्धि करने पर उसके मुनाफे में कितने परसेंट की कमी आएगी। होता क्या है, जनरली जब किसी वस्तु के दाम बढ़ते हैं, मूल्य बढ़ते हैं, तो उसके खपत में कमी आती है, लोग कम खरीदते हैं, ओवरऑल ऑटोमेटिकली जो है उसकी कंजम्पशन कम हो जाती है, लोगों की पेइंग कैपेसिटी उतने तेजी से नहीं बढ़ती जितने कि खर्चे बढ़ते हैं या दाम बढ़ते हैं। तो ये कॉमन सा क्वेश्चन है कि अगर किसी वस्तु के मूल्य में वृद्धि होती है तो उसके मुनाफे में कमी आएगी। मुनाफे में कमी क्यों आए, दाम बढ़ा तो फायदा होना चाहिए, कहीं ये डिपेंड करता है कि कॉस्टिंग कितनी है उसकी। लेकिन मुनाफे में कमी आने का रीजन ये है कि चीजें बिकती कम है, पहले 100 बिक रही थी तो अब 90 का माल बिक रहा है, 80 का माल बिक रहा है। ये काफी सिंपल है। तो हम लोग कौन से पे लगाएंगे, हम ये रूट वर्ड ये पकड़ेंगे 10% की वृद्धि, हमेशा हम रूट वर्ड को पकड़ेंगे पहले वाले लाइन 10% की वृद्धि। हमने बताया था इसी पैटर्न पे हम लोग चलेंगे। एक तो दिया 10, हम 10 क्यों ले रहे हैं, परसेंटेज के क्वेश्चन में हमेशा बेस होता है, हमने जो बेस करते हैं हम लोग 100 मानते हैं, तो 10% की वृद्धि का मतलब 10 हुआ, वृद्धि मतलब 100 में मानते हैं हम लोग, इतना गुना 100 तो होगा ही होगा। ऊपर ऊपर के बारे में तो कुछ सोचना ही नहीं है, जितना दिया हुआ है उतना गुना 100। अब नीचे में बेस, सिंपल सी बात है, 10% की वृद्धि हुई तो 110, अगर कमी होती तो 90 हो जाता, 10% की कमी होती तो 10 गुना 100 बटे 90। तो हमें इस वर्ड को पकड़ना है, वृद्धि या कमी को। इसको हमने पकड़ लिया, तो अगर वृद्धि है तो प्लस हो जाएगा, कमी है तो माइनस हो जाएगा, और प्लस और माइनस जो भी करना है वो 100 में करना है, क्योंकि बेस हमारा 100। इसको हम लोग इजीली कैलकुलेट कर लेंगे। 9.1 बटे 11%,
ये अब मैंने आपको जो नोट्स शेयर किया उसमें परसेंटेज का मैंने भिन्न में निकाल के दिया हुआ है। आपने जैसे ही ये देखा 100/11, तो दिमाग में 9.1/11 आ जाना चाहिए। तो ये जब आप प्रैक्टिस करेंगे ये आ जाएगा। इसको याद करने की बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है, लेकिन आप बीच में देखते रहेंगे। हम लोग फिर दूसरे टाइप में चलते हैं। इस टाइप के क्वेश्चंस आपके मैंने जो क्वेश्चन पेपर दिए उसमें होंगे। आप उसको सॉल्व कर लेंगे। 2-4 मिनट ज्यादा दे दिए उसमें, आप उसको सॉल्व करेंगे। एक बड़ा पॉपुलर सा क्वेश्चन है गृहिणी वाला, वो मैं करवा देता हूँ। चीनी के मूल्य, मैं ऐसे ही बता देता हूँ, चीनी के मूल्य में 25% की कमी होगी। चीनी के मूल्य में 25% की कमी हो गई तो गृहिणी खपत में कितनी वृद्धि कर दे कि खर्चा जितना था उतना ही रहे, कोई चेंज नहीं हो। नेचुरल सी बात है, अगर किसी चीज का दाम कम हो गया है तो जितना पहले खर्च करते थे उससे कम खर्च ना हो। लेकिन क्वेश्चन में ये कहा जा रहा है कि हमें खपत जो है खर्चा उतना ही करना है। तो कितना हम तब हमें खपत बढ़ाना पड़ेगा, हमें चीजें ज्यादा खरीदनी होगी, क्योंकि दाम अब जो पहले 100 रुपए का सामान था अब मिल रहा है 75 रुपए में, यानी 25 रुपया मुझे वापस मिलना था। तो उस 25 रुपए के बदले में कह रहा है कि खर्चा आपको 100 ही करना, तो 25 तो वापस मिलना था, उसके बदले में चीनी मिलेगी यार, जो भी सामान में है, चीनी हो चावल हो जो भी सामान है खपत की चीजें जो भी है। इसका मतलब जो 25 रुपये आपको वापस लौटना था उसके बदले में आपको अब चीजें खरीदनी है। तो वही कह रहा है कि तो खरीदनी है, इसका मतलब है कि आपकी जो खपत बढ़ानी पड़ेगी। ज्यादा चीनी आप घर लेके आएंगे तो पहले 100 खाते थे तो अब 125 खाएंगे, जो भी खाएंगे वो निकालना, वही मांगा रहा है। तो कितना, इसमें भी सिंपल है, आपको ये रूप पकड़ना है। 25% की कमी कर दी गई, तो ऊपर वाला 25% है तो 25 ही होगा, 25 गुना 100। चूंकि कमी की जा रही है तो जब कमी होगी तो 100 में कमी होगी, वृद्धि होगी तो 100 में वृद्धि होगी, क्योंकि बेस हमारा परसेंटेज का 100 होता है। 25% की कमी है तो 75। आपने जैसे 75 देखा 25 देखा, आपके दिमाग में आना चाहिए 33.1/3%। ये आप करते करते आपको फटाक सा 25% देखा, आपने आंसर माना 33.1/3%। आप जब इसको सोल्यूशन करेंगे तो वही आएगा। तो आप ये क्वेश्चन, इस तरह के क्वेश्चन जो आते हैं ये 6 पैटर्न के होते हैं। आप जब आप देखेंगे तो आपको कलम टच करने की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि आपको आंसर पूरा मुजबानी याद हो जाएगा। मेंटल कैलकुलेशन आपकी बढ़ती जाएगी, आप इजीली फटाफट कर लेंगे। ऐसे क्वेश्चन ज्यादा नहीं मिलेंगे, लेकिन अगर 4-5 ही मिलते हैं तो आपकी जो है स्पीड बढ़ेगी, टाइम बचेगा। एक एक वहां तो 10-10 सेकंड 20 सेकंड 30 सेकंड इंपॉर्टेंट होता है, ताकि आप जो कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है उसमें अगर ज्यादा समय देते हैं तो इन्हीं क्वेश्चन से आपका जो टाइम मैनेज होता है, क्योंकि ये क्वेश्चन कम समय लेते हैं। तो जो कम समय लेते हैं उसके लिए जो समय बचता है आपका, उसका इस्तेमाल हम ऐसे क्वेश्चन में करते हैं, अंत में करते हैं, जब पेपर के लिए जितना सारा एक बार एफर्ट करने के बाद फिर हम चॉइस, वो मैं बताऊंगा किस तरह से किस क्वेश्चन को टेकअप करना चाहिए। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं फिर। आप चाहे तो इसको डिटेल में भी बना सकते हैं, जैसे पहले बनाते थे एक एक नियम
100 रुपया में पहले इतना मिलता था तो अब कितना मिलेगा, इस तरह के प्रोसेस पे बना सकते हैं, लेकिन उसकी जरूरत नहीं है क्योंकि अब आपके सारे डिस्क्रिप्टिव टाइप अब खत्म हो गए हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप ही क्वेश्चन आते हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, तो आपको प्रैक्टिस इसी पे करनी है। बाकी जिसको कॉन्सेप्ट करना है तो किताबें या नोट्स में है, आप कर सकते। ये अलग टाइप के क्वेश्चंस हैं, टाइप आप लिख लेंगे, टाइप काफी सारे आप आते हैं, तो जब आप नोट्स बनाएंगे तो उसमें टाइप अलग अलग मेंशन करें। ये थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन है। चीनी के मूल्य में 10% की कमी होने पर 120 रुपया में 1.5 kg चीनी अधिक आती है, 1.5 kg चीनी अधिक मिलती है, तो चीनी का नया मूल्य क्या है? इसको दो तरीके से पूछा जा सकता है, नया मूल्य क्या है या घटा हुआ मूल्य क्या है, एक ही बात, क्योंकि दाम घट गया, 10% कमी होने पर 120 रुपया में 1.5 kg चीनी ज्यादा मिलती है। चीनी ज्यादा क्यों मिल रही है? क्योंकि रेट कम हो गया, उसके मूल्य में कमी आ गई है। मूल्य में कमी क्यों आई, कितनी आई है? 10% की कमी आई है। 10% की कमी आने की वजह से 120 रुपया में चीनी पहले चाहे जितना भी मिलता हो, चीनी चाहे पहले जितना भी मिलता हो 120 रुपया में, नहीं पता मुझे कि 120 रुपया में कितना चीनी मिलता था, 1 kg मिलता था या 100 kg मिलता था या 1000 kg, नहीं पता है हमको, पता उसको पता करने की जरूरत भी नहीं है हमें, क्योंकि क्वेश्चन बिल्कुल अलग है, उसकी रिक्वायरमेंट नहीं। चीनी के मूल्य में 10% की कमी होने पर 120 टका में अब जितना चीनी पहले मिलता था 1.5 kg चीनी अब उससे ज्यादा मिलता है। सिंपल सी बात है, चीनी ज्यादा क्यों मिल रहा है? 120 टका ही खर्च कर रहे हैं, पहले भी खर्च कर रहे थे 120 रुपया, अभी भी 120 रुपया खर्च कर रहे हैं, तो अब लेकिन चीनी ज्यादा मिल रहा है। क्यों ज्यादा मिल रहा है? क्योंकि दाम कम हो गया, सिंपल सी बात है, जब दाम कम हो गया, खर्च उतना ही कर रहे हैं तो सामान ज्यादा मिलेगा। तो 10% की कमी होने पर 1.5 kg चीनी अधिक मिल रही है। इसका मतलब है कि अभी तो ये जो चीनी मिल रहा है ये 10% की कमी की वजह से मिल रहा है। तो 120 का 10%, पहले 120 रुपया खर्च करते थे, 10% कमी हो गया, नेचुरल 12 रुपया हुआ, यानी 12 रुपया जो है 120 रुपया खर्च करते था, 12 रुपया कम हो गया। तो 12 रुपया जो कम हुआ उसके बदले में 1.5 kg चीनी मिल रही है ज्यादा। इसका मतलब है 1.5 kg चीनी, 1.5 kg चीनी का मतलब हो गया 3/2 kg, इसको तोड़ेंगे तो 3/2 आएगा। तो ये आसानी के लिए हमने बनाया है, 3/2 kg चीनी का दाम जो है अभी है आपका 12 रुपया, ये इसको समझना पहले ये चीज। 10% की कमी हो गई, 120 रुपये खर्च करते थे, तो 120 का 10% 12 रुपये, इसका मतलब दाम 12 रुपये घट गया। तो घट गया इसीलिए 1.5 किलो ज्यादा मिल रहा है, इसका मतलब 1.5 किलो चीनी मुफ्त में नहीं दे रहा है आपको, वो जो 12 रुपया आपको लौटना था उसके बदले में 1.5 किलो चीनी आपको दे रहा है। इसका मतलब अभी 12 रुपया में 1.5 किलो चीनी मिल रहा है, अभी का नया दाम ये है। तो बोल अब ये मांगा क्या जा रहा है, चीनी का नया मूल्य निकालिए। तो जब भी मूल्य मांगा जाता है तो प्रति केजी के हिसाब से मांगा जाता है, ऐसे भी रेट भी वही केजी के हिसाब से होता है। तो 3/2 kg का दाम 12 रुपया है, तो 1 kg का दाम कितना होगा? गुना अगर जाके भागा हो जाता पता होगा, तो 12 है, 12 में भागा करेंगे 3/2 का, तो भागा जब भिन्न को करते हैं तो ये भिन्न उलट जाता है, एक बार बता ही देता हूँ, ये 2 ऊपर चला जाएगा, 3 इधर आ जाएगा। ये मैं सिर्फ इसलिए बता रहा हूँ आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए, क्योंकि कैलकुलेशन यहीं से हो जाएगी।
₹8 प्रति केजी, यानी चीनी का दाम जो है अभी वर्तमान में ₹8 प्रति केजी है। क्लियर है, बहुत आसान है, आप यहां से भी निकाल सकते थे। 3 से गुना कर, चौगुना है ना, 3 का ये चौगुना है, चौगुना करके 2 से भाग देते हैं, 1 को चौगुना करके। खैर उस कॉन्सेप्ट में क्योंकि फ्रैक्शन है तो हम लोग सिंपली ऐसे कर देंगे, ये करके डिवाइड कर देंगे 3/2 से। वैसे भी करेंगे तो वही आएगा, क्योंकि 2 पूरा कंप्लीट 3 नहीं है, 3/2 है, 3/2 का वैल्यू ही है। ये नया मूल्य हुआ। कई बार पूछेगा पुराना दाम क्या था, पुराना दाम तो आपको दिया हुआ ही है, चीनी का प्रारंभिक मूल्य निकालेगा। अब इसी में प्रारंभिक मूल्य जोड़ देते हैं। आपको अभी वाला रेट पता है ना, ₹8 अभी अभी निकाला आपने प्रति केजी। ये नया वाला दाम, नया या वर्तमान मूल्य जो है, आपको पुराना निकालना। देखिए 10% की कमी हो गई। इसका मतलब अगर ₹90 वर्तमान है तो प्रारंभिक कितना था, 100। आपने एक एक नियम में पढ़ा होगा, जिस चीज का वैल्यू निकालना है उसको राइट साइड निकालते हैं। हमें यह मांग रहा है प्रारंभिक मूल्य, प्रारंभिक मूल्य को हम लोग दाएं रखेंगे। एक एक नियम का एक कॉन्सेप्ट है, जिस चीज का वैल्यू निकालना है उसको राइट साइड रखते हैं। तो आपको ₹90 अभी दाम है, क्योंकि 10% कम हो गया है, तो 90 दाम है। तो पहले 100 था, अब 90 हो गया, लेकिन हमें प्रारंभिक मूल्य को इधर रखना है, क्योंकि प्रारंभिक मूल्य ही हमें निकालना है, यानी पुराना वाला दाम। तो अभी अगर ₹8 आप निकाल चुके हैं ऑलरेडी, अगर ₹8 ₹1 है तो कैसे निकालते हैं, 100/90। ₹8 है तो ये मैं तोड़ के बता रहा हूँ, तोड़ के नहीं करना है। ये इसका आ जाएगा आपका 8/8/9 प्रति केजी। पुराना पहला दाम ये था, और 10% की बाद में कमी, पहले ज्यादा था अब कम हो गया। ये मैंने सॉल्यूशंस आपको नोट्स दिए हैं, उस पे होगा। ये बस मैं समझा रहा हूँ ताकि आप नोट्स को समझ सकें। प्रैक्टिस आप कर लेंगे, मेरे जो मैंने क्वेश्चन दिए हैं उसको बनाने के बाद आप कोई सा भी चैप्टर निकालेंगे, किसी भी एग्जाम पूछेगा प्रीवियस ईयर्स का, उसमें से परसेंटेज ढूंढ ढूंढ के आपको बनाने हैं। चाहे वो किसी भी पैटर्न का एग्जाम हो, चाहे बैंक का हो, रेलवे का हो, एसएससी का हो या सीपीओ का हो, कहीं का भी हो, आपने परसेंटेज के सवाल जहां भी मिले आपको बनाने हैं, प्रयास करने हैं। नहीं बने तो फिर उसको आप किसी टाइप में से किसी एक टाइप में वो भेजेंगे। थोड़ा बहुत ट्विस्ट हो सकता, शब्दों का है, उसको समझना है। ये अलग टाइप है, ये इस टाइप को मैं फिर दूसरे टाइप आप टाइप लिख लेंगे अपना, 5वां 6वां 7वां जो भी हो। ये सिंपल है। अगर एक गांव की 2 वर्ष पहले जनसंख्या 8000 थी और पहले साल में 10% बढ़ गई जनसंख्या,
और उसके बाद दूसरे साल में 20% बढ़ गई, तो अभी का निकालना, अभी का लेटेस्ट वाला निकालना है। जब आप आगे साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज पढ़ेंगे, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, तो ये इस तरह के क्वेश्चंस आएंगे। कहने को ये जनसंख्या वाला चीज है, लेकिन जब आप ब्याज पढ़ेंगे, ब्याज के बारे में, ब्याज में भी ऐसा ही होता है कि आपने 8,000 रुपया जमा किया, पहला साल 10% ब्याज मिला, अगले साल 20% ब्याज मिला, अभी आपके पास टोटल कितना पैसा होगा सारा ब्याज जोड़ के? तो चीज वही है, इसमें जनसंख्या कर दिया गया, चाहे कुछ भी कर दे, बेस तो वही होगा। इसका उस समय जब पढ़ाऊंगा चक्रवृद्धि ब्याज तो वहां भी बताऊंगा, लेकिन इसको अभी हम परसेंटेज के तौर पे बनाएंगे, सिंपल सा है। पहले जनसंख्या 8,000 थी, उसके बाद हुआ क्या काम, 10% बढ़ गया, 10% बढ़ा है ना, तो जब भी बढ़ाएंगे 100 में बढ़ाएंगे, नीचे हमेशा 100। फिर अगले साल क्या हुआ, 20% की वृद्धि हो गई, 120/100। जब आप इसका सॉल्यूशन करेंगे, $10,560 आएगा। तो ये कैलकुलेशन का पार्ट आपको करना है, क्योंकि कैलकुलेशन में मैं बहुत ज्यादा दिमाग नहीं लगाऊंगा, आगे पीछे हो सकता है। ये कैलकुलेशन वाला पार्ट आपने करना है घर में, क्वेश्चंस आपके पास है। अब इसमें एक क्वेश्चन ये आता है, ये तो मांग रही है अब उसकी जनसंख्या कितनी है, अभी बढ़ने के बाद फाइनल रिजल्ट अभी क्या है। इसका उल्टा भी पूछ सकता है, पहले की जनसंख्या नहीं देगा, कह देगा कि किसी गांव की जनसंख्या पहले वर्ष में 10% बढ़ती है, दूसरे साल 20% बढ़ती है, बढ़ने के बाद जनसंख्या हो जाती है कुछ और, मान लेते हैं कि 50,000 हो जाती है। तो पहले की निकालना है, पहले के लिए बस इसको क्या करेंगे, याद रखना है इसको, जब बाद वाली निकालनी है तो 100 नीचे, इस पे सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, मैंने आपको बताया भी था। किसी भी संख्या का को 10% से बढ़ाना हो तो 110/100 से गुना करते हैं, क्योंकि यहाँ जनसंख्या बढ़ रही है। अगर घटती है जनसंख्या, भी घटती भी है, लेकिन ये तब घटती है जब कोई आपदा आती है, जनरली ऐसा होता नहीं है। तो जब किसी संख्या को बढ़ाना हो जितने परसेंट से, उतना बटे 100 करते हैं, पहले भी बताया था मैं। एक बार बारी बढ़ने के बाद ये एक साल की जनसंख्या निकल गई, ये जो आएगा, फिर अगले साल बढ़ी 20%, 120/100 करते हो। ये तो हम लोग बाद का निकालने के लिए करते हैं। अगर पहले का निकालना हो तो चीज वही रहेगा, 8,000 मान लेते हैं, 8,000 है अभी जनसंख्या अभी की, और पिछड़ा वाला मांग रहा है, तो हम लोग कुछ नहीं करेंगे, 100 ऊपर कर देंगे, ये 100 ऊपर आ जाए, नीचे हो जाएगा 110, 100 ऊपर आ जाएगा, नीचे हो जाएगा 120। तो आप लोग नोट कर लें, जब बाद वाला निकालना हो, लेटेस्ट, आगे जब बढ़ते हैं हम लोग, फ्यूचर में जाते हैं या वर्तमान में जाते हैं, तो 100 नीचे रहेगा, पहले वाला में 100 ऊपर रहेगा, चीज वही रहेगा कि उलट जाएगा। इसके पीछे कॉन्सेप्ट है, मूलधन और मिश्रधन पता होगा थोड़ा बहुत तो सबको। ये हम लोग निकाल रहे हैं मिश्रधन, मिश्रधन का मतलब अमाउंट प्लस ब्याज मिला के टोटल, और ये निकाल रहे हैं हम लोग मूलधन। मूलधन में पहले एक्चुअल में कितना पैसा था हमारे पास, एक्चुअल में जनसंख्या थी क्या, अभी तो 8,000 है, इन पहले क्या थे। उसके लिए क्या करते हैं हम लोग, जब पता होगा, यहाँ पे एक फॉर्मूला बता देता हूँ, A = P × 1 + R/100⁻n। ये आप आगे पढ़ेंगे। मिश्रधन बराबर मूलधन, ये चक्रवृद्धि ब्याज का फॉर्मूला है, क्योंकि चक्रवृद्धि ब्याज का मतलब ये होता है कि मूलधन पे ब्याज जोड़ने के बाद फिर से ब्याज लगेगा अगले साल, तो फिर उसको एक होता है साधारण ब्याज। साधारण ब्याज में क्या होता है, 100 रुपया मैंने जमा किया, कहता है कि 10% हम आपको इंटरेस्ट देंगे, तो इस साल भी 10% यानी 10 रुपया मिलेगा, अगले साल भी 10 रुपया मिलेगा। लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज में उल्टा होता है, क्योंकि चक्रवृद्धि का मतलब एक चक्र लगता है,
चक्रवृद्धि ब्याज में क्या होता है, इस साल 100 रुपया जमा किया, 10% का अगर चक्रवृद्धि ब्याज के हिसाब से मिलेगा तो अगले साल हमारा टोटल अमाउंट कितना हो जाएगा, 10 रुपया ब्याज मिला के 110 रुपया। फिर उसके अगले साल जो ब्याज कैलकुलेट होगा वो 100 पे नहीं होके 110 पे होगा। तो हम लोग चक्रवृद्धि ब्याज का फॉर्मूला इसमें लगाते हैं। ये हो गया मिश्र धन। मिश्र धन का मतलब मिला हुआ धन, मूलधन प्लस ब्याज। तो जब हम ये है गुना होता है ना, गुना जब इधर आता है क्या हो जाता है, भागा हो जाता है ना, बराबर चिन्ह के अगर इधर गुना है तो इधर भाग हो जाएगा, इधर भागा है तो इधर गुना हो जाएगा, जस्ट उल्टा हो जाता है, इसलिए मैंने इसको जस्ट उलट दिया है। आगे मैं पढ़ाऊंगा जब आपको ब्याज, साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज पढ़ाऊंगा। ये परसेंटेज के फॉर्म पे हम लोग बनाते हैं इसको ऐसे ही, वहां पे परसेंटेज का ही कॉन्सेप्ट है। आप इसको एक एक नियम से भी बना सकते हैं, लेकिन उसकी जरूरत नहीं है, आपको बनाना ऐसे ही है। अगला टाइप में हम लोग जाते हैं, इसी में है एक आयत की लंबाई में 25% की वृद्धि और चौड़ाई में 28% की कमी करने पर क्षेत्रफल में कितने परसेंट की वृद्धि या कमी होगी, या क्षेत्रफल में क्या चेंजेस आएगा। सिंपल है, कुछ नहीं करना है। इसमें मैंने बताया था दो का कंपैरिजन जब करते हैं, 25% की वृद्धि का मतलब हो गया 125, क्लियर है, गुना 28% की कमी, कमी या वृद्धि जब भी करते हैं हम 100 से करते हैं, 28 घटाएंगे 100 में कितना आ जाएगा। मैंने बताया था जब 2 बार गुना करते हैं तो नीचे 100, 3 बार गुना होगा तो नीचे 200, 2 बार 100 देते। अब इसको हम लोग कैलकुलेट करेंगे। ये है 90, ये जो 90 आया ये अभी की स्थिति को बता रहा है, और परसेंटेज में हम हमेशा बेस 100 को मानते हैं। ये 90 आया, इसका मतलब कंपैरिजन जब भी करेंगे हम 100 से करेंगे। 100 से ज्यादा है या कम है, 100 से ये कम है, इसका मतलब है कि 10 माइनस 10% हो गया, यानी 10% की ओवरऑल क्या हुई, कमी। 90 आया तो 100 से कंपैरिजन करेंगे तो 100 से तो ये कम है ना, कितना कम, 10 कम है तो 10% कमी। अगर मान लेते हैं कि अगर ये 110 आता तो ये 10% प्लस हो जाता। अगर नंबर ऐसे होते हैं कि कैलकुलेशन के बाद 110 आता तो इसका मतलब है कि 100 से बढ़ गया है, ये कितना बढ़ गया, 10% बढ़ गया। क्लियर है, ये काफी पॉपुलर क्वेश्चन है, काफी आते हैं इसमें। चूंकि 2 डायमेंशनल होते हैं, रेक्टेंगल एंड स्क्वायर, तो 2 डायमेंशनल में लंबाई चौड़ाई ही होगा। अगर 3 डायमेंशनल वाला होगा जिसमें क्यूब एंड क्यूबॉइड है, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों है। अगर हम तीनों कर दें इसमें लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तो कोई फर्क नहीं पड़ता, प्रोसेस ये रहेगा, सिर्फ नीचे 1 2 लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई वाला पोर्शन आ जाएगा, नीचे 2 बार 100 हो जाए, 2 डिजिट के लिए 1 बार 100, 3 डिजिट के लिए 1 बार 100 बढ़ाते जाएंगे, 4 होगा तो 100 और डाल। हालांकि 3 डायमेंशन तक ये करना है, बाकी डायमेंशन के बारे में मैं बताऊंगा जब मैं मेंसुरेशन पढ़ाऊंगा। मेंसुरेशन काफी आसान चैप्टर है, अगर आप एक बार कॉन्सेप्ट समझ लेंगे फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं होगी। मेंसुरेशन और ट्रिगोनोमेट्री
और जो ज्यामिति जिसको कहते हैं, ज्योमेट्री, ये काफी इजी होते हैं, कॉन्सेप्ट बेस्ड होते हैं। मैं आपको प्रैक्टिकली समझाऊंगा तो बहुत इजी, काफी आसान। एक क्वेश्चन आता है समतुल्य बट्टा का, बहुत आसान है ये। बट्टा का मतलब होता है डिस्काउंट। समतुल्य बट्टा का मतलब क्या होगा, क्वेश्चन कर लिखेंगे तो समझ में आए। आप जब दुकान में जाते हैं तो उसमें समतुल्य बट्टा, जिसको हम लोग क्रमिक बट्टा भी, कॉन्सिक्यूटिव डिस्काउंट भी कहते हैं, आपको ऑफर दिया गया है। एक सामान आप खरीदने जाते हैं, उस पर 25% और 20% का समतुल्य बट्टा, मतलब कॉन्सिक्यूटिव जो है डिस्काउंट आपको दिया जा रहा है। समतुल्य बट्टा, आप फिर कंफ्यूज होते हैं कि कौन सा लें, कौन सा फायदा हमारे लिए है, वो भी क्वेश्चन आगे आएगा। तो समतुल्य बट्टा का मतलब है कि चार जो अलग अलग डिस्काउंट दे रहा है, उस सबको मिला के हम जब हम कैलकुलेट करें कि एक ही में आ जाए, या तो ये सब दिखाने के लिए दुकानदार ग्राहकों को लुभाने के लिए 2 या 3 सीरीज में बट्टा या डिस्काउंट का बोर्ड लगा के उसको लालच देना हुआ एक तरह से, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता। दुकानदार चाहता तो इन 2 अलग अलग बट्टा नहीं देके, डिस्काउंट नहीं देके एक सिंगल डिस्काउंट भी लिख सकता है। ये बस ध्यान आकर्षण करने के लिए होता है। अल्टीमेट तो आपको जो डिस्काउंट मिलना वो तो मिलेगा। इसमें सिंपल है, कुछ नहीं। डिस्काउंट का मतलब होता है कि जितना आपको दाम है उससे कम दाम, परसेंटेज पढ़ रहे हैं तो दाम होगा 100, तो सॉल्यूशन इसको करते हैं। 25% डिस्काउंट मिला तो 75 हो गया। अभी कितना दाम मिलेगा, 25% डिस्काउंट हो गया तो 75। 75 में मिल रहा सामान गुना 20% फिर डिस्काउंट, इसका मतलब अब 80 में मिल रहा है। मैंने बताया जब 2 डिजिट होगा तो नीचे इसको कैलकुलेट करेंगे। इसका मतलब है जो चीज का दाम अभी 60 में मिल रहा है, इसका मतलब 100 दाम था, अभी 60 में मिल रहा है, इसका मतलब है 40% इसका समतुल्य बट्टा हुआ। अगर आप इसको जोड़ेंगे तो 45% हो रहा है, जोड़ना नहीं है। समतुल्य का मतलब टोटल बट्टा हुआ। टोटल बट्टा अगर आप ऐसे जोड़ेंगे डिस्काउंट तो 25, 20, 45 हो जाएगा, लेकिन ये है नहीं, ये कॉन्सिक्यूटिव होता है। पहले 25% डिस्काउंट दे देगा, जितना बचेगा 100 का 25% दे दिया तो 75 बचा। अब 75 में 20% दे रहा है तो 80 बचा। इसका दूसरा भी तरीका है, वो लंबा तरीका है। आप पहले 100 का 25% निकाले, 25 रुपया आया, बचा 75 रुपया। 75 का 20% निकाले, जितना आया वो दोनों डिस्काउंट फिर जोड़िए, फिर 100 में घटाइए। उससे बेहतर है कि हमें चूंकि रिजल्टेंट पे पहुंचना है तो हम अभी पता कर लेंगे अभी आपको पैसा कितना लगेगा था। दाम तो 100 रुपया लगेगा, कितना लगेगा हमको 60 रुपया, इसका मतलब सीधा 40% हमको डिस्काउंट मिला। इसमें 3 क्रमिक अगर बट्टा है तो कुछ नहीं करेंगे, 20% डिस्काउंट मिला तो 80 में मिल रहा है, फिर 10% है तो 90 में मिल रहा है, फिर 5% है तो 95 में। क्योंकि डिजिट 3 आ गया तो 100 गुना 100, 2 बार 100 हो जाएगा। उसको जो भी कैलकुलेशन आ जाएगा इसका 68.4, तो 31.6% जो है ये डिस्काउंट आपको मिला। ये कैलकुलेशन वाला पार्ट है, आपको कर लेना। तो ये इसमें एक क्वेश्चन और आता है, काफी इंपॉर्टेंट है, उसको कभी कई बार बनाने की भी जरूरत नहीं होती, आप देख के बता सकते हैं, कैलकुलेशन की जरूरत नहीं।
इसी में क्वेश्चन मैं ऐसे ही पूछ देता हूँ। एक मजदूर की मजदूरी पहले 10% घट गई, 20% बढ़ गई, फिर 10% घट गई, तो क्या फायदा हुआ उसको, मजदूरी में क्या असर पड़ा? 10% पहले घट गई ना, 110% घट गई तो हो गया 90। अब कह रहा है 10% घट गया, फिर कहता है कि 20% बढ़ गए 120, कहता है फिर 10% घट गई तो 90। ये 3 बार हो या 4 बार हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये चलता रहेगा। जनरली 3 बार तक कोई क्वेश्चन मैक्सिमम पूछता। तो रिजल्टेंट अभी क्या हुआ, फायदा हुआ है, घाटा हुआ, अभी क्या असर है? 3 बार है तो जो भी इसका कैलकुलेशन आएगा, जितना आएगा उसको कंपेयर करेंगे हम लोग 100 से, प्लस हुआ या माइनस हो रहा, 97.2 आ जाएगा। ये चूंकि अब ये तो 100 से कम है, इसका मतलब है कि उसको लॉस हो गया, उसको मजदूरी की कमी होगी, जो भी आएगा लॉस होगा, जो भी होगा 100 से कंपेयर करेंगे, इसका मतलब 2.8% का जो है नुकसान हुआ, ये कमी हुआ। चीज वही है, इसमें लंबा ये क्यूब भी हो सकता है या क्यूबॉइड वाले में भी हो सकता है, क्यूब में तो दो ही चीज होती है। इसीलिए क्वेश्चन पॉपुलर से है, एक आदमी अपनी आय का 20% भोजन पर खर्चा करता है, 25% किराए पे खर्च करता है, 10% मनोरंजन पर खर्च करता है, कितना बचाता है? एक ही क्वेश्चन है, सेम चीज है, मजदूरी वाला जैसे बनाए थे। 20% भोजन पे खर्च करता है तो बच गया 80, फिर करता है 25% किराए पे खर्च करता है तो बच गया 75 उसके पास, फिर खर्च करता है 10% मनोरंजन पे, कितना बच गया 90। 3 डिजिट आया तो 2 बार 100। रिजल्ट जो भी आएगा इसको हम लोग 54, ये 54 बचाया। अगर बोलता कितना खर्चा कर दिया तो 100 में से निकाल माइनस कर देते 54, ये अभी का बचा हुआ पैसा है, इसका मतलब अभी इसके पास इतना पैसा बचा है, जो मांगेगा उसके हिसाब से हम लोग इसको कंपेयर करें। इस तरह के क्वेश्चंस काफी आते हैं एग्जाम में, जो आपका टाइम सेव करेगा। किसी भिन्न के अंश में, अंश कहते हैं ऊपर वाले पार्ट को, अंश में 20% की कमी, हर में 50% की वृद्धि करने पर 1/3 आता है। 1/3 इसलिए आया कि कुछ चेंजेस किए हैं हम, अंश में कमी कर दी है, हर में वृद्धि कर दी है, तो पूछ रहा है वो भिन्न क्या है। इसका सिंपल सा लॉजिक है, आप x/y था भिन्न, अंश में आपने क्या किया, 20% की कमी कर दी, 20% की कमी कर दी, मैंने अब क्या बच गया, वो 80 बच गया, 80/100, और 50% की वृद्धि कर दी, 150/100। ये मैंने समझाने के लिए लिखा है बटे 100, ये देने की जरूरत नहीं क्योंकि ये कट जाएगा। फिर क्या बच गया, 1/3 आपको निकाल लेना, सिंपल क्या, x/y ना भिन्न है,
इसकी वैल्यू आप निकाल लें, सिंपल है बहुत। अंश में आपने बढ़ा दी, आप 20% की कमी कर दी। 20% की कमी करने का मतलब है 80 से गुना, 80/100 से गुना करना। मैंने परसेंटेज के पहले दिन बताया था, कमी करना है तो 100 में कमी करके नीचे 100, वृद्धि करना है तो 100 में वृद्धि करके नीचे 100। इतना करने के बाद 1/3 आता है, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, ये गुना उधर, ये उधर चला जाएगा, ये उधर। तो इसको सिंपल तरीके से ये है, क्योंकि ये उधर जाके उल्टेगा, ये हर वाला पार्ट अंश में चला जाएगा, अंश वाला पार्ट हर में चला जाएगा। 1/3 ये हो जाएगा आपका, ये उधर चला जाएगा। सिंपल से इसका जवाब, हर जो है कितना 50, 20% जो कमी हो गया तो 90 हो गया। सिंपल सा 16/, यही हो जाएगा ना, गुना उधर जाके भाग हो जाएगा। इसका कैलकुलेशन आप जो है कर लेंगे, जो आएगा वो आंसर। ये सिंपल है, ये कोई स्पेशल नहीं है। आप इसको डायरेक्ट बना सकते हैं कैलकुलेट करके माइंड में, बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, केवल कैलकुलेटिव पार्ट आपको करना होता है, वो आप इजीली कर सकते हैं। छह लीटर घोल में 5% नमक, 6 लीटर घोल में पानी और नमक का घोल है, तो 6 लीटर घोल में 5% नमक, वाष्प द्वारा इस घोल से 1 लीटर पानी उड़ गया, तो शेष बचे घोल में कितना प्रतिशत पानी है। सिंपल सा क्वेश्चन है, थोड़ा देखने में बड़ा लग रहा है। मांग रहा है कि कितना परसेंट पानी है। हमें सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ के ये पता करना होता है कि मांगा क्या जा रहा है, पानी मांगा जा रहा है, पानी का पहले पता करना पड़ेगा। तो 6 लीटर घोल में 5% नमक है, 6 का पूरा पानी है, याद रखना है। पूरा क्या है, पानी वाष्प द्वारा उड़ गया, नमक की मात्रा तो वही है, परसेंटेज भले चेंज हो गया लेकिन मात्रा नमक की जो पहले थी 10 ग्राम 20 ग्राम 50 ग्राम जो भी रहा हो, वो जितनी मात्रा थी वो मात्रा कांस्टेंट है, मात्रा में कोई चेंज नहीं हुआ है। 6 लीटर का 5%, ये क्या है, नमक है। अब 1 लीटर पानी उड़ गया, 6 लीटर घोल है ना, 6 लीटर घोल में से 1 लीटर घोल उड़ गया, तो बचा क्या, 5 लीटर। तो 6 का 5% जो है नमक है, तो 5 का कितना परसेंट होगा, इससे नमक निकल जाएगा हमारा, क्योंकि नमक तो उतना ही था जितना था पहले। नमक वाष्प बन के नहीं उड़ता है, पानी ही उड़ा है, तो नमक हमने नमक को कांस्टेंट रखा हुआ है, तो 5 का इतना परसेंट, इससे हमारा एक्स का वैल्यू जो है 6 लीटर आ जाएगा। इसको काटेंगे, 5 5 कट जाएगा, ये 6 बचेगा। ये क्या है, नमक,
तो पानी कितना होगा? अगर 6% नमक है तो पानी 94% होगा। ये बस देखने में ऐसा लग रहा है। इस क्वेश्चन में काफी टेक्निक है कि हमें पानी की मात्रा निकालनी है, क्योंकि वाष्प द्वारा जब भी होता है इस तरह के क्वेश्चन को याद रखेंगे, नमक पानी का घोल वाला जैसे ही आए तो नमक की मात्रा बराबर रहेगी पहले जितनी मात्रा थी, यानी 6 का 5% जितना था अभी भी नमक वही रहेगा। इससे नमक का परसेंटेज निकल जाएगा। जब नमक दो चीज के मिश्रण में अगर एक चीज का की मात्रा पता चल जाए तो दूसरी चीज निकल जाती है, इजीली निकल जाती है। नमक अगर 6% है तो बाकी जो बच गया वो पानी है, बाकी 94% बच गया, क्योंकि दोनों मिला के 100% होगा। काफी इंपॉर्टेंट है ये, मिक्सचर में भी मैं पढ़ाऊंगा। थोड़ा सा मुझे ये भी बताना है रीजनिंग के बारे में। मुझे लगता है कि सब लोगों ने याद कर लिया होगा अल्फाबेटिकल पोजीशंस वगैरह। अगर याद नहीं किया तो उसको मेरे ख्याल से काफी टाइम मिल गया याद करने के। एक और था, कौन सा भट्टा श्रेणी ग्राहक के लिए लाभदायक है, वो वाला याद करवा देता हूँ। ग्राहक के लिए लाभदायक वही होता है जिसका अल्टीमेट ज्यादा से ज्यादा उसको डिस्काउंट मिले। तो ये क्वेश्चन ये काफी आते हैं एग्जाम में कि कौन सा ग्राहक के लिए फायदेमंद है दोनों में से। तो हम लोग करते क्या है, जनरली हम इसका कैलकुलेशन करते हैं कि कितना डिस्काउंट मिल जाएगा अल्टीमेट, हमें फाइनल डिस्काउंट कितना पड़ जाएगा। जिसमें ज्यादा डिस्काउंट मिलेगा वही वाला हम ऑप्ट करेंगे। लोग अलग अलग कैलकुलेशन करेंगे, लेकिन इसमें कैलकुलेशन करने की नौबत नहीं आती है। आप दोनों को पहले जोड़ेंगे, ये जोड़ना टेक्निक है, प्रोसेस नहीं है। सरसरी निकासी पर जोड़ लेंगे। 20 10 30 30 हो रहा है, 10 5 15 और 15 30। अगर दोनों का जोड़ बराबर आ जा रहा है तो पहला वाला जिसका ज्यादा होगा वो ग्राहक के लिए फायदेमंद होगा। जब आप इसको बनाएंगे तो कॉन्सेप्ट समझ में ही आएगा। तो पहली बार में ही जो डिस्काउंट उसको 20% मिला तो बच गया 80। 80 में फिर 10% और घटाए, बच गया 80 का 90%, 72 आ जाएगा ये। अगर हम इसको निकालें तो 20% डिस्काउंट दे रहा है तो 80, फिर 10% डिस्काउंट दे रहा है तो 90 बटे 100, 8 9 में 72 पड़ रहा है, यानी 100 का सामान 72 पड़ रहा है। डिस्काउंट निकालना तो 100 में घटा देंगे 72, वो निकल जाएगा। लेकिन इसी से पता चल जाएगा दाम उनको किस पे कम पड़े। इसका वही करेंगे, ये 90 95 और 85, 2 3 डिजिट है तो 2 बार 100। जो भी हम निकालेंगे तो ये दाम जो है ये वाला मूल्य से ये वाला मूल्य कम पड़ेगा, ये वाला 72 से ज्यादा आएगा। इसका कैलकुलेशन आप कर लेंगे। तो कॉन्सेप्ट इसका टेक्निक ये है कि दोनों का जोड़ ही अगर समान हो, अगर बट्टा डिस्काउंट का जोड़ टोटल अगर सेम हो तो वो वाला फायदा होता है जो पहला वाला होता है, पहला वाला जिसका ज्यादा होगा। पहला वाला इसका 20% है, इसका 10% है। पहला वाला ज्यादा जिसका होगा ग्राहक के लिए फायदेमंद वही होगा, पहला वाला जिसका ज्यादा। ये काफी आता है, तो इसमें एक बिना कैलकुलेट के बन जाएगा और आपको मिलेगा वैसा ही, बराबर ही मिलेगा जोड़ने, क्योंकि उनको आपसे कैलकुलेशन नहीं करवाना है, बस समझना होता है एग्जाम में। इसलिए क्वेश्चंस वैसे ही सेव किए जाते हैं।
लेकिन कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस भी होते हैं, ऐसा नहीं है कि सारे इजी क्वेश्चंस मिलेंगे आपको। हम पहले इजी बनाएंगे, कॉम्प्लिकेटेड बाद में बनाएंगे, नहीं तो सब गड़बड़ हो जाएगा एग्जाम में। एग्जाम में हम पहले जो क्वेश्चन हमसे बनते हैं वो बनाने होते हैं, उसके बाद जो बच जाते हैं क्वेश्चन उसमें फिर हमें ढूंढना पड़ता है कि इसमें से फिर कौन बन जाएगा कम समय में। अंत में कुछ क्वेश्चन छोड़ने भी होते हैं, अगर आप उन क्वेश्चंस को पकड़ेंगे तो फिर दिक्कत आएगी, ठीक है। अब बाकी जो क्वेश्चंस हैं ये आपके ऑलमोस्ट कवर हो गए हैं परसेंटेज में। कुछ क्वेश्चंस हैं जो मिक्सचर से आते हैं, मिक्सचर और परसेंटेज, जब मैं मिक्सचर पढ़ाऊंगा दोबारा उसको पढ़ा दूंगा, तो परसेंटेज का ऑलमोस्ट कवर हो गया कॉन्सेप्ट के साथ। अब आपने क्वेश्चंस जो मैंने दिए हैं वो पूरे बना लेने हैं और नोट्स को एक बार पढ़ना है, कोशिश करें कि आप नोट्स बनाएं। नोट्स बनाने में क्या होगा कि आपको चीजें याद हो जाएंगी, और जितनी भी मैगजीन्स आप पढ़ रहे हैं उसमें प्रीवियस अलग अलग एग्जाम्स के जो क्वेश्चन पेपर भी होते हैं, आप उनमें से परसेंटेज के जो भी क्वेश्चन है ढूंढ ढूंढ के बनाएंगे। जहां कहीं प्रॉब्लम होगी नहीं, क्योंकि कॉन्सेप्ट वही है, थोड़ा सा लैंग्वेज चेंज हो सकता है, डिजिट कुछ अलग अलग हो सकते हैं, तो आपको उसको प्रैक्टिस करना है। चाहे टफ, कितना भी टफ क्वेश्चन क्यों ना हो, उसको घर पे बनाना है, क्योंकि घर पे टाइम लिमिटेशन नहीं है अभी आपके पास। जब आप ज्यादा से ज्यादा बनाएंगे तो उतना जल्दी आपका वो कवर अप होगा और कॉन्सेप्ट भी आपका क्लियर होगा। तो ये काम आपको स्टार्ट कर देना, परसेंटेज के क्वेश्चन ढूंढ ढूंढ के बनाने हैं अभी फिलहाल। बाकी जो जो चैप्टर आपको आते हैं वो भी बनाने हैं। कोडिंग एंड डिकोडिंग, कोडिंग डिकोडिंग काफी इंपॉर्टेंट रीजनिंग का चैप्टर है। और रीजनिंग में आपको पता होगा दो तरह के, बेसिकली तीन तरह के रीजनिंग पूछे जाते हैं, एक वर्बल, एक नॉन वर्बल और एक एनालिटिकल रीजनिंग होता है। हालांकि आप उसको वर्बल में भी रख सकते हैं, लेकिन मैंने अलग रखा हुआ है एनालिटिकल रीजनिंग। अब उसका पोर्शन बढ़ता जा रहा है, कैट वगैरह में जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और पीओ में एनालिटिकल का पोर्शन भी काफी ज्यादा होता है, जिसमें वेन डायग्राम वगैरह काफी चीजें आती है, मैं आपको बाद में बताऊंगा। हम लोग पहले वर्बल रीजनिंग के बारे में जानेंगे। वर्बल रीजनिंग में सबसे इंपॉर्टेंट है आपका कोडिंग डिकोडिंग, वो काफी आसान भी है। तो कुछ बेसिक चीजें मैं पहले बता देता हूँ, बाकी मैं कोडिंग डिकोडिंग का आज मैं आपको शेयर कर दूंगा। जो हमारे नोट्स हैं, कितने टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एग्जाम में और कितने कितने तरीके से कोडिंग डिकोडिंग को ट्विस्ट किया जाता है, वो सारे के सारे टोटल 7 तरह के कोडिंग डिकोडिंग को क्लासिफाई किया है हमने। और अगर वो सातों टाइप को अगर आप कवर कर लेते हैं और प्रैक्टिस कर लेते हैं तो एक भी क्वेश्चन कोडिंग डिकोडिंग का आपका नहीं छूटेगा। कोडिंग डिकोडिंग में ही मैट्रिक्स भी आ जाता है, मैट्रिक्स के क्वेश्चंस काफी पूछे जाते हैं सीजीएल के। तो मैट्रिक्स में हमारे टाइम में 5, 10, 12 क्वेश्चंस भी होते थे। मैट्रिक्स बहुत ही आसान है, कोडिंग डिकोडिंग भी काफी इजी है, अगर आप पैटर्न को फॉलो करेंगे तो काफी आसान होगा। स्कोरिंग है, मैथ से बराबर स्कोरिंग है रीजनिंग, लेकिन रीजनिंग में आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा, उसमें भी आपको क्वेश्चंस को कौन से टेकअप करने हैं, कौन से छोड़ने हैं, ये भी जानना होगा। वो आप जब प्रैक्टिस करेंगे तो खुद ब खुद पता चलेगा। तो मैं रीजनिंग के बारे में थोड़ा सा बताता हूँ क्या है रीजनिंग। वर्बल, नॉन वर्बल एंड एनालिटिकल। तो वर्बल के बारे में हम कहते हैं एक सिंपल लैंग्वेज में, इसको बनाने के लिए कलम की जरूरत पड़ती है। नॉन वर्बल को बनाने के लिए कलम की जरूरत नहीं पड़ती है, ऐसा नहीं कि बिल्कुल नहीं पड़ती है, कम पड़ती है, बहुत ही कम। इसमें बोथ, दोनों जरूरत पड़ भी सकती है, नहीं भी पड़ सकती है। तो थोड़ा सा मैं बता देता हूँ। वर्बल में चीजों को पढ़ना होता है, उसका सोल्यूशन करना पड़ता है, जैसे मैथ्स में डिस्क्रिप्टिव हम बनाते हैं, उसमें जरूरत पड़ेगी आपको। नॉन वर्बल जो होते हैं बेसिकली पिक्चर से रिलेटेड होते हैं, तस्वीरें होती हैं बहुत तरह की, वो मैं तस्वीरें आपको बताऊंगा कितने कितने तरीके की होती है।
उन तस्वीरों का एक पर्टिकुलर पैटर्न होता है, उस पैटर्न में चीजें आगे बढ़ती हैं या घटती हैं, उसको हमें एनालाइज करना होता है। यानी आंखों का काम है, आंखों और दिमाग का कंसंट्रेशन का काम है इसमें होता है। एनालिटिकल का तो नाम से ही मतलब क्लियर हो जा रहा है कि आपको एनालाइज करना होता है। काफी सारे सिचुएशन दिए गए होते हैं, अलग अलग कंडीशंस दिए गए होते हैं, उस कंडीशंस को आपने पढ़ना होता है केयरफुली, और उस कंडीशन के बेस पे क्वेश्चंस नीचे दिए गए होते हैं, उसके ऑप्शंस नीचे होते हैं, उनको आपको टैकल करना होता है। ये काफी थोड़ा सा ये टिपिकल होता है। टिपिकल कहने का मतलब ये है कि इसमें कंसंट्रेशन की ज्यादा जरूरत पड़ती है। इन दोनों की तुलना में कंसंट्रेशन की जरूरत इसमें भी पड़ती है, इसमें ज्यादा पड़ती है। तो एनालिटिकल का पोर्शन फॉर्चुनेटली थोड़ा कम है सीजीएल में, और ये कैट वगैरह में ज्यादा है, बैंक पीओ में ज्यादा है। तो ये बहुत डिफिकल्ट नहीं है, इजीली हो जाएगा। मैं 2-4 चैप्टर्स जो बेसिक चैप्टर इसके मैं बता दूंगा, और नॉन वर्बल का तो बहुत आसान है। इसके 2-4 कॉन्सेप्ट है, वो आप समझ जाएंगे। ये पूरा का पूरा प्रैक्टिस पे है, रीजनिंग पूरी की पूरी प्रैक्टिस की चीज है। वर्बल को आप जो है कॉन्सेप्ट पे बना सकते हैं, प्रैक्टिस इस पे भी चाहिए, लेकिन इन दोनों से कम चाहिए। तो हम लोग वर्बल को टेकअप करेंगे। वर्बल में काफी सारे चैप्टर हैं, जिसमें पहला चैप्टर जो इम्पोर्टेंट है वो है कोडिंग एंड डिकोडिंग। इसका मैं आज दे दूंगा मटेरियल जो भी है मेरे पास है। आपको लगेगा कि मटेरियल थोड़ा सा ओल्ड है, लेकिन मटेरियल उसमें वो काफी अपडेटेड है। कुछ चीजें और होंगी एडअप, तो मैं वो उसको कर दूंगा टाइम मिलते ही। थोड़ा सा बैकग्राउंड जानना पड़ेगा हमें, कोडिंग है क्या, डिकोडिंग है क्या। कोडिंग, जब हम लोग कोई काम करते हैं, अगर कोई सीक्रेट वर्क मिला हो, क्लासिफाइड वर्क दिया गया है किसी को, जैसे किसी मिशन पे जाना है, जैसे आर्मी के वर्क होते हैं काफी क्लासिफाइड होते हैं, सीक्रेट होते हैं, जो लीक ना हो जाए। हम लोग बातें करते हैं या मैसेंजर पे मैसेज भेजते हैं, तो हम लोग एक कोड वर्ड का इस्तेमाल करते हैं। तो इसमें कोडिंग और डिकोडिंग में क्या होता है, एक सेंडर होता है, भेजने वाला, एक होता है रिसीवर। बिल्कुल सेक्रेट लैंग्वेज होता है। सेंडर को भी पता होता है, रिसीवर को भी पता होता है, क्योंकि दोनों ने पढ़ाई करी होती है किस तरह से हम लोग कोडिंग सीखते हैं, डिकोडिंग कैसे करते हैं। तो मीनिंग ये सेंडर क्या करेगा, कुछ उटपटांग चीजें वो बना के दे देगा, वो हमारे लिए उटपटांग है, इनके लिए नहीं। तो ये मीनिंगफुल जो थिंग है, जो मीनिंगफुल, जिसका कोई मतलब है, मीनिंगफुल थिंग को मीनिंगलेस थिंग बना के यह भेज देता है रिसीवर के पास। तो कोडिंग जो है, मीनिंगफुल थिंग्स में मीनिंगलेस थिंग बनाएगा। जैसे मान लेते हैं, इसको कहना है राम, नाम भेजना है किसी, इसको लिख देगा मार। इसका कोई अर्थ नहीं है, इसलिए राम तो एक मीनिंगफुल वर्ड है, किसी का नाम है, लेकिन उसने भेज दिया मार, तो हमारे आपके पास आएगा तो कोई पल्ले नहीं पड़ेगा हमारे, ये क्या भेज दिया इसने, कोई मतलब ही नहीं बनता है। लेकिन जो पाने वाला है ना, उसको पता होता है ये जो आया अब ये इसके पास चला गया, अब ये क्या करेगा, मीनिंगलेस से तो ये जैसे इसके पास मार जाएगा, तो ये एनालिसिस करेगा और इसको राम बना देगा। मीनिंगलेस थिंग था, इसने मीनिंगफुल थिंग बना दिया। मैंने छोटा सा एग्जांपल दिया था।
तो बेसिकली कोडिंग डिकोडिंग नहीं। कोडिंग का मतलब है कि सेंडर और रिसीवर के बीच की बातें हो रही है जिसको थर्ड पर्सन नहीं समझ सके। तो ये कॉन्सेप्ट हमारा इसलिए पढ़ाया जाता है कि कई ऐसे पोस्ट है, कई ऐसी जगह है जहां आपको कोडिंग की जरूरत पड़ती है। इसका मतलब ये नहीं कि इसका इस्तेमाल करेंगे अल्फाबेट वाला। कोडिंग लाखों तरह के हो सकते हैं, अलग अलग सिंबल हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, साउंड हो सकता है, विजल्स हो सकते हैं, लेकिन हम पढ़ेंगे अल्फाबेटिकल कोडिंग डिकोडिंग जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। और इसके आसान क्वेश्चंस भी होते हैं, टफ क्वेश्चंस भी होते हैं। अगर कैट लेवल पे जाएंगे तो चीजें बढ़ेंगी। आजकल सीजीएल में भी जो है बहुत ज्यादा टफ नहीं है तो कम भी नहीं है। बस जो 7 चैप्टर में इसका पढ़ाऊंगा उस सातों कवर अप हो जाएंगे। मैं आपको दे दूंगा तो उसको बहुत ज्यादा डिटेल में करने की जरूरत नहीं। टाइप आपको पता होना चाहिए कि किस किस तरीके से कोडिंग का कॉन्सेप्ट है, अल्फाबेट में कैसे है, इसमें कैसे है। टाइप एक बार जान जाएंगे तो आप फिर जो है उसमें प्रॉब्लम आपको नहीं है। वो उसके बाद आपने प्रैक्टिस करनी है। काफी सिंपल है, लेकिन इससे पहले एक चीज जानना होगा। अल्फाबेट्स, इंग्लिश में जो अल्फाबेट होते हैं ए टू जेड। ए का पोजीशन 1 है, बी का पोजीशन 2 है। मैंने कहा था पोजीशन आप लोग याद कर लेंगे। पोजीशन अगर याद नहीं है किसी को तो दोबारा याद कर लेंगे। बिना पोजीशन याद किए आप सही समय में, कम समय में चीजें आप नहीं बना पाएंगे। टोटल 26 लेटर है, इसको 2 पार्ट में हम बांटते हैं। ए से लेके एन, 13 और 13 इसको कहते हैं फर्स्ट हाफ, इसको कहते हैं सेकेंड हाफ। आधा हो गया एन तक, आधा हो गया एन से लेके जेड तक, इसको फर्स्ट हाफ कहते हैं, इसको सेकेंड हाफ कहते हैं। इसको याद रखना है। पोजीशन जो हम याद रखेंगे लेफ्ट टू राइट। लेफ्ट टू राइट पोजीशन आपको याद हो गया है। अब राइट टू लेफ्ट, आपको राइट टू लेफ्ट जो उल्टा पोजीशन याद रखने की जरूरत नहीं है। अगर याद आप कर सकते हैं तो ठीक है, अदरवाइज वैसे याद हो जाएंगे बनाते बनाते। तो टोटल जो अगर आपने ये याद कर लिया ए टू जेड, तो अगर ये पूछते हैं आपसे क्वेश्चन कि अंग्रेजी वर्णमाला में सी का पोजीशन क्या है, तो हम कहेंगे 3। एन का पोजीशन क्या है, 14 सॉरी 13। एन का पोजीशन क्या है, 13 है। तो जब हम सीधा पोजीशन पूछते हैं तो आसान हो जाता है, उल्टा पूछने पे थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ता है क्योंकि हमें याद नहीं, बचपन से हमने याद नहीं किया वैसे। तो इसका एक सिंपल तरीका है, हम लोग उल्टा का मतलब होता है अपोजिट, तो हम लोग सारे लेटर्स के अपोजिट याद कर लेते हैं। तो याद करने की भी जरूरत नहीं है, हम इसको एक टेक्निक है। अगर अल्फाबेट में बी का अपोजिट, देखिए अल्फाबेट का कोई अपोजिट होता नहीं है, केवल कोडिंग डिकोडिंग में हम लोग क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए इसका कॉन्सेप्ट लाया गया है। क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं इसका अपोजिट क्या है। अपोजिट वर्ड का मतलब नहीं कि ऊपर का नीचे, दाएं का बाएं, ऐसा नहीं है। सिर्फ रीजनिंग पर्पज से ही अपोजिट शब्द का इस्तेमाल किया जाता है। तो अगर किसी भी अल्फाबेट का अपोजिट निकालना हो, 27 में से वो अल्फाबेट घटा देते हैं।
27 में से वो अल्फाबेट का संख्या घटा लेंगे। जैसे सी का अपोजिट मांग रहा है, तो 27 में से सी का पोजीशन 3 है, 27 में से 3 गया 24, 24 का मतलब x, तो सी का अपोजिट x हो जाएगा, x का अपोजिट सी हो जाएगा। बिल्कुल वही करेंगे, 27 में से घटा देंगे। तो आज चूंकि टाइम काफी ज्यादा हो गया है, तो आज हम लोग इसको कवर अप नहीं कर पाएंगे। मैं आपको शेयर कर देता हूँ कोडिंग डिकोडिंग और परसेंटेज का मैं कर चुका हूँ। प्रॉफिट एंड लॉस मैं नेक्स्ट सेशन करूंगा, प्रॉफिट एंड लॉस का मैं शेयर कर दूंगा, आप लोग उसको प्रैक्टिस कर लेंगे, सारी चीजें देख लेंगे। प्रॉफिट एंड लॉस तो बिल्कुल अलग नहीं है, परसेंटेज का एक पार्ट है, हमने चैप्टर अलग बनाया हुआ है, चैप्टर अलग अलग बन जाते हैं, लेकिन काम वहाँ परसेंटेज का ही हमें करना है। और अल्फाबेट का आप एक बार देख लेंगे, जिसके पास जो सारी किताबें हैं, जो भी किताबें हैं उस किताब का आप इस्तेमाल करेंगे। आज के लिए इतना ही है। कोशिश करूंगा कि चीजों को और थोड़ा मैं इलाज करके बताऊं आपको, लेकिन ऑनलाइन में पॉसिबिलिटीज थोड़ी सी कम रहती है, स्टडी आपको ज्यादा करना है। जहाँ कहीं प्रॉब्लम होगी यू कैन कॉन्टेक्ट। ठीक है, आज के लिए सब लोग प्रैक्टिस करेंगे। और हाँ, मैंने जीके जीएस के लिए कहा था पहले लोगों को, तो आप लोगों ने उम्मीद है कि किताबें आपके पास आ गई होंगी लुसेंट की, क्योंकि ज्यादा किताबें आपको पढ़नी है। फिलहाल बेस बुक एक लुसेंट आप रखेंगे। मैंने कहा था कि जो जनरल जो चीजें है ना उसको आप याद करेंगे, विश्व में प्रथम, लंबा बड़ा छोटा, ये सब आई थिंक लोगों को याद हो गए। मैं किसी दिन उस पर क्लास ले लूंगा अलग से, तो याद होना चाहिए इसको। तो मैं टॉपिक आज मैं शेयर कर दूंगा, क्या क्या टॉपिक्स आपने याद करने हैं, ताकि वो आपके लिए इजी रहेगा, आपको एक टास्क मिल जाएगा। तो मैं वो मैम आपको शेयर कर देंगी चीजें। तो आज के लिए ठीक है, आप लोग प्रैक्टिस करें और जिसके पास मैक्सिमम टाइम आप पढ़ाई पे दें, और इंजॉयफुली, प्रेशर में आके नहीं पढ़े, इंजॉय के तरीके से इंजॉय करते हुए आप पढ़ें। और साथ में हेल्थ का भी ख्याल रखें, क्योंकि आपको मैं बार बार कहता हूँ कि हेल्थ बहुत जरूरी है, आपको मेडिकली फिट भी रखें। ठीक है, थैंक यू।